वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे एनकेसी लर्निंग पॉइंट पे। मेरा नाम नितेश, मैं आप लोगों की फिजिक्स कवर अप करूंगा इस चैनल के थ्रू। तो पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप क्लास 11th में आ गए हो। क्लास 11th को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं दिमाग में, पहले मैं क्लियर करता हूँ। बहुत सारे मिथ बना रखे हैं बच्चों ने, और वो मिथ किन की वजह से बने? आपके सीनियर्स की वजह से। आपने 11th में साइंस तो ले लिए, अब देखना फिजिक्स आपकी लेगी, फिजिक्स बहुत टफ लगेगी। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है। फिजिक्स बहुत आसान है, बस एक कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। फिजिक्स फील के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप अपनी डेली लाइफ से लिंक कर सकते हो। इस सब्जेक्ट को आप अपनी डेली लाइफ से लिंक कर सकते हो। चैप्टर है आपका 2 क्लास 11 का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स। चैप्टर 1 हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ना ही आप लोगों के एग्जाम्स में आएगा, ना ही आपके स्कूल्स में कवर अप कराया जाएगा। आपने बुक्स देख भी ली होंगी कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ा जाए। चलिए, तो पहली चीज तो जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि फिजिक्स टफ है। क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली फिजिक्स टफ है, तो आपको फिजिक्स टफ ही लगेगी। ठीक है भाई, हमारा माइंड ना बड़ा, इसे अच्छा भी कह सकते हो, बड़ा बेकार भी कह सकते हो। ये जो सोच लेता है उसे अप्लाई करने लग जाता है। आपने अगर कुछ सोच लिया कि ये आसान है, तो आपको वो चीज़ आसान लगेगी। आपने सोच लिया टफ है, तो वो टफ लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ सोचने से, उस पर अमल भी करना पड़ेगा, आपको उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। आज मैं आपका स्टार्ट करा रहा हूँ, और आज के लेक्चर में जो हम की पॉइंट्स कवर अप करेंगे, मैंने की पॉइंट्स बताए। हमारा चैप्टर 2 का नाम है, चैप्टर 2 है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यानी ये चैप्टर आपका टोटली डेली लाइफ से लिंक करता है। मेजरमेंट आप अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हो। सब्जी वाले से लेके अपनी हाइट तक के बारे में बताते हो जब आप किसी को, तब भी आप मेजरमेंट का रोल प्ले करते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी शॉपकीपर से कोई आइटम परचेस किया, मान के चलो चीनी परचेस करी आपने चीनी परचेस करी 5 kg। अब जब उस शॉपकीपर ने आपको 5 kg चीनी दी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसकी वैल्यू 5 kg है या नहीं? तो उसने क्या किया, उसका मेजरमेंट किया। उसने उस चीनी का मेजरमेंट किया, अपने तराजू में एक तरफ 5 kg का मांस रखा, दूसरी तरफ आपकी चीनी रखी, और जैसे ही चीजें बैलेंस हो गई, आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 5 kg है। ये पहले टाइम पे तराजू आया करते थे। आजकल डिजिटल तराजू आ रहे हैं, आप वैल्यू रखते हो अपनी, और वो अपनी डिजिटल स्क्रीन में आपको शो कर देता है कि दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू 5 kg। तो क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो आप लोग इस तरीके से। चलो, ये तो रही आपकी ग्रोसरीज आइटम के बारे में। अगर आपसे आपकी हाइट के बारे में पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बड़े इजीली बता देते हो 5 feet 2 inch, 5 feet 8 inch जो भी है। तो वो भी कैसे पता चला आपको कि 5 feet 8 inch है? आपने मेजरमेंट किया, वहां भी आपने मेजरमेंट किया। चलिए, अभी आपसे पूछिए कि यहां से आगरा की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बड़ी इजीली बता देते हो 50 किलोमीटर्स। कैसे पता चला? उसका भी मेजरमेंट किया। इट मीन्स मेजरमेंट आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा बारीकी से जुड़ा हुआ है। तो मेजरमेंट करते कैसे? मेजरमेंट में क्या होता है, एक कंपैरिजन करते हैं। मेजरमेंट में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस से। जैसे 5 kg चीनी आपने कैसे चेक की? एक तरफ आपने 5 kg का बाट रखा और उसे कंपेयर किया। जैसे दोनों चीजें आपस में बराबर हो गई, आपको पता पड़ गया कि दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू 5 kg। क्लियर है? अभी मैंने आपसे कह दी कि इस बोर्ड की लेंथ बताओ आप कितनी है, तो आप क्या करोगे, एक इंची टेप लाओगे, और ये इंची टेप किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? एज अ कंपैरिजन डिवाइस। ये कंपेयर कर रहा होगा। आपने यहां से इंची टेप लगाया और इजीली मेजर करके बता दिया कि इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 6 feet। तो मेजरमेंट में क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और जैसे दो चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं कंपैरिजन में, तो आप बता देते हो कि इसकी अमाउंट इसके बराबर है। चलिए, अभी इसकी एक डेफिनेशन निकल के आती है। मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? इट इज अ कंपैरिजन with a standard reference। यानी जिस चीज से आप कंपेयर करोगे वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए।
स्टैंडर्ड रेफरेंस इन द सेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस से मतलब समझो कि आप हर जगह उसी को यूज किया जा रहा हो कंपैरिजन करने के लिए। इट मीन्स ये कि अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो हर जगह लेंथ मेजर कैसे की जाती है, या तो फीट में मेजर की जाती है, या सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, या फिर किलोमीटर्स वगैरह में, डिपेंडिंग ऑन कि लेंथ कितनी ज्यादा है। तो यानी हर जगह वही हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। चीनी मेजर कर रहे हो, हर जगह केजी में ही मेजर की जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि आप ये कहो जाके 2 किलोमीटर चीनी दे दो, पॉसिबल ही नहीं है। तो रेफरेंस हो गया, क्लियर। तो ये रहा मेजरमेंट के बारे में। अब मेजरमेंट हम किस चीज का है, तो वहीं से एक टर्म निकल के आती है फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट के बारे में अभी पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लें, उसके बाद पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक इन द सेंस यहां से आपका क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा शायद, लेकिन आगे का पूरा चैप्टर आज की क्लास पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने अच्छे से समझ आता। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखो, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी हर वो चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप वेट मेजर कर सकते हो किसी चीज का, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। लेंथ मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। चलिए, क्या फीलिंग्स मेजर कर सकते हो? मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं, कितनी? नोबडी नोज। तो फीलिंग्स फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कितना? नोबडी नोज। बच्चे सोच रहे हैं सर क्या पहली क्लास में प्यार मोहब्बत की बातें, हो गई पढ़ाई फिजिक्स की। चलिए, जोक्स अपार्ट, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएंगी। जैसे फीलिंग्स, ये फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर नहीं आती। तो फिजिकल क्वांटिटी का लॉजिक समझ आया कि जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारी 3 तरीके की होती हैं। आपके सिलेबस में 2 तरीके की हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमारी 3 तरीके की होंगी। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लो, मैं टाइप्स बता रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स बच्चों 3 तरीके के होंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला फंडामेंटल, यहां से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। आपके सिलेबस में ये तो है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल नाम से ही कुछ पता पड़ रहा है। अच्छा, आपने क्लास 10th में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि अगर कोई भी लाइफ है, ह्यूमन बॉडी है, तो उसकी अगर सबसे छोटी यूनिट फाइंड करोगे तो वो सेल निकल के आती है। सबसे छोटी यूनिट क्या निकल के आती है? सेल। और सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या निकल के आता था? टिश्यूज। यानी आप ये तो बता सकते हो कि टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके। लेकिन आप ये बता सकते हो कि सेल किस चीज से मिलके बनता है? नोबडी। यानी जिस चीज का आप पता ना कर सको कि उससे छोटी यूनिट क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते थे? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सेम तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी यहां होंगी। तो यहां पे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होंगी। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज are those quantities that cannot be expressed in terms of other quantities,
यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होंगी जो किसी दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। यार खुद सोच के देखो ना, जो सबसे छोटी यूनिट है आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो किसी दूसरे की टर्म्स में। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू का तो आप बता दोगे कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाया, क्या आप सेल का बता सकते थे कि सेल किस चीज से मिलकर बना? नहीं। तो ये वही चीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, जो दूसरे की टर्म्स में कभी एक्सप्रेस की ही नहीं जा सकती। और यहां से आप ये भी लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। या आप ये भी लिख सकते हो कि ये किसी दूसरी क्वांटिटीज से कभी भी डिराइव्ड नहीं की जा सकती। और ये 7 टाइप्स की होती हैं। दीज आर ऑफ 7 टाइप्स। There are 7 fundamental quantities. यानी ये पूरी दुनिया के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप्स की ही होती हैं। पहली, मैं ऊपर से रब कर देता हूं, ऊपर लिखता हूं, आप लोग नोट करते चलो ये चीज। लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम। तो देखो बच्चों, ये हमारी 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। या फिर मैं ये कहूं कि आपकी इस दुनिया में टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 टाइप्स की होती हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी एसआई यूनिट की बात करूं तो लेंथ की एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर, और मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एम से। मास की क्या होती है? किलोग्राम, एसआई यूनिट, और इसे केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम की क्या होती है? सेकेंड, और इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर की होती है केल्विन, और इसे के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देना। तो अब देखो एक चीज ये कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको पता चला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी 7 टाइप्स की होती हैं और इन्हें डिराइव नहीं किया जा सकता किसी की मदद से, क्योंकि ये खुद सबसे छोटी यूनिट है। और ध्यान रखना, सबसे छोटी यूनिट को कभी ये नहीं बताया जा सकता कि ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ये नहीं बताया जा सकता। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर हुआ। अब बात आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, वो डेरिवेशन हुआ होगा उनका। डेरिवेशन किस चीज से? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बने, वो कौन सी होंगी आपकी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो लिख लीजिए, समझ आ रही है ना बच्चों चीजें? कुछ भी टफ नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में लिखिए। आर दोज क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities. यानी वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव्ड की जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं एरिया, एग्जाम्पल के लिए देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आपने बहुत सारी पढ़ी हैं। एरिया, अगर एरिया की बात करूं तो आप बताओगे एरिया क्या होता है। अब आप कहोगे सर एरिया किस चीज का? किसी भी चीज का ले लेते हैं। चलो अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूं, अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, और साइड की भी क्या होगी? कुछ लेंथ ही तो होगी बच्चों, साइड की भी तो कुछ लेंथ होगी। या फिर मैं कहूं कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ,
यानी ये कि एरिया निकल के आया लेंथ का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। तो मेरे लाल मेरे बच्चों एक चीज देखो, ये एल स्क्वायर क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये किस चीज से मिलके बनी है, लेंथ से। और लेंथ क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नाराज हो जाए, बोल दे कि यार हमारी लेंथ वापस दो, हमें नहीं तुमसे कोई रिश्ता रखना, तो क्या कभी एरिया निकल पाता? नेवर, कभी नहीं निकल सकता था। तो यानी ये कि डिराइव्ड क्वांटिटीज किस पे डिपेंड रहती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज पे। या फिर मैं ये कहूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। अब बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो जाएंगे ऐसे, बहुत सारे। वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और ये तीनों ही चीजें क्या है, ये तीनों ही चीजें लेंथ ही तो होती हैं भाई। लेंथ थोड़ा सा बड़ी है तो उसका नाम लेंथ दे दिया, ब्रेथ थोड़ी छोटी है तो उसका नाम ब्रेथ दे दिया, हाइट की वैल्यू कुछ अलग है तो उसे हाइट दे दिया, लेकिन ओवरऑल है तो कुछ लंबाई ही है। तो यानी ये कि डिराइव्ड क्वांटिटीज टोटली किस पे डिपेंड करती है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो अब देखो, ये तो बहुत बेसिक से एग्जांपल बता दिए मैंने आपको, एरिया और वॉल्यूम। एक थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेके चलें। एग्जांपल है आपका फोर्स। अब बता दी क्या फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, ड्राइव क्वांटिटी? आप लोग समझ गए, ड्राइव क्वांटिटी होगी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 मैंने लिखवा दी थी। उन 7 के अलावा जो भी आपको दिखता है वो सारी आपकी क्या होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज। अच्छा, लेकिन अब ये प्रूफ करना है कि फोर्स जो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो दिख गया आपको, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास तो दिख गया आपको, लेकिन आप सोच रहे हो सर एक्सेलरेशन कहां था फंडामेंटल क्वांटिटी में? तो एक्सेलरेशन को भी तोड़ के देख लेते हैं भाई। इसे कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, बताओ क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी होता था, v माइनस यू अपॉन टी होता था। v माइनस यू का मतलब क्या भाई, देखो v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी तो मिलेगी आपको, रोटियां थोड़ी मिलेंगी, पराठे थोड़ी ना मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है जब सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस होती है तो सेम क्वांटिटी ही मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10 आम थे, उसमें से 5 आम खा लिए तो क्या बचा, 5 सेब, 5 आम ही तो बचे। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी तो वेलोसिटी ही बचेगी। इट मींस इसे कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हो। और वेलोसिटी क्या होता है आपका, बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी सारी चीजें तोड़ के निकल आई। इट मींस ये निकल के आती है बात कि सारी चीजें आप देख लोगे तो कहीं ना कहीं इन 7 क्वांटिटीज से मिलके बनी होंगी। अब वेलोसिटी भी तो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, यानी सारी चीजें रिप्रेजेंट हो गई ना। देखो अब आपकी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। यानी ये निकल गया कि आपकी जो फोर्स है फाइनली 3 चीजों में निकाली जा रही है, लेंथ, मास और टाइम। और लेंथ, मास और टाइम आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में कोई भी चीज आप उठा के देख लो, इन 7 के अलावा कोई भी चीज, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इन 7 से मिलकर बनी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्लियर हुआ आप लोगों को, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो दुनिया से मतलब नहीं रखती। इनका कहना है कि ना तो हम किसी की हेल्प लेंगे ना ही किसी की हेल्प करेंगे, ना तो हम किसी की हेल्प लेंगे ना ही हम किसी की हेल्प करेंगे। इट मीन्स ये कि ये ना तो किसी की मदद से बनती ना ही किसी को आगे मदद करती बनने के लिए। ये कौन सी होती है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो 2 तरीके की होती है हमारी ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो ना तो किसी की मदद लेती ना ही किसी की मदद करती हैं। ये हमारी 2 तरीके की होंगी, आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो। एक तो होती है हमारी सॉलिड एंगल और एक होता है हमारा प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ध्यान रखना। मैं नोट्स में इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब इसके बाद हमारा लास्ट चीज बची थी, इसमें यूनिट क्या होता है। मेजरमेंट पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स पढ़ लिए। नाउ कमिंग टू द व्हाट इज यूनिट।
देखिए डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन मैंने लिखा है स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। यूनिट की डेफिनेशन मैंने लिखा है स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। बहुत ज्यादा कुछ टफ टॉपिक नहीं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। यूनिट का मतलब है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हो, आप जो मेजरमेंट कर रहे हो उसकी यूनिट क्या होने वाली है। इट मीन्स ये कि अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो तो चाहे आप इंडिया में सब्जी खरीद लो, चाहे आप नेपाल में सब्जी खरीद लो, चाहे आप जापान में जाके सब्जी खरीद लो, सब्जी हमेशा केजी में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नेपाल में मीटर में मिलती हो कि 1 मीटर लौकी दे दो नहीं मिलेगा, 1 केजी लौकी बोलना पड़ेगा, 1 केजी टमाटर ही बोलना पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या हो गया, यहाँ पे केजी हो गया। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो उसका मेजरमेंट क्या हो गया, केजी, और केजी क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। अभी मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होती हैं। आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में या आपके स्कूल्स में भी ऑनलाइन स्टार्ट करा दिया होगा, MKS सिस्टम, SI सिस्टम, CGS सिस्टम। आज मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, ये SI सिस्टम की बातें कर रहा हूँ। आज के वक्त में पूरी दुनिया में SI सिस्टम यूज होता है। पूरी दुनिया क्या यूज करती है, SI सिस्टम, यानी हर चीज के लिए केजी ही यूज होगा। अगर मास यूज कर रहे हो तो मास के लिए आप इंडिया में भी केजी यूज करोगे, जापान में भी केजी यूज करोगे, और वही चीज होगी आपकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अगली क्लास में आपको सारे टाइप्स भी बता दूंगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर डिस्टेंस मेजर करना है, अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या होगा, डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप लोग क्या करोगे, मीटर ही यूज करोगे या फिर किलोमीटर ही यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस को केजी में मेजर करोगे। तो डिस्टेंस का भी एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया, तो यही चीज यूनिट होती है। का स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। अब बात आती है मेजरमेंट के लिए यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों बिना यूनिट के मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। अगर एक्स कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको एन और यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इसे एन और यू की फॉर्म में लिखा जाता है। एन क्या होती है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और यू होता है बच्चों यूनिट। इट मीन्स ये कि अगर कोई भी चीज आप मेजर कर रहे हो तो आपको एन और यू दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप शॉप पे जा रहे हो, भैया 5 केजी चीनी दे दो, तभी आपको चीनी मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते भैया 5 दे दो, क्या दे दो 5 चीनी दे दो, बोल सकते हो कभी, भैया 5 चीनी दे दो, क्या देगा वो तुम्हें, 5 बोरी देगा, 5 दाने देगा, नोबडी नोज। तो आपको बोलना पड़ेगा 5 केजी। इट मीन्स ये कि 5 केजी, इसमें 5 तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड केजी होगा यूनिट। तब जाके एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है। इसका एक फॉर्मूला और निकल के आता है कि x इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये अच्छा एक बात बताओ कि आप गए, आपने बोली भैया 5 केजी चीनी दे दो। मैं गया, मैंने कहा भैया 5000 ग्राम चीनी दे दो, 5000 ग्राम चीनी दे दो। क्या वो दोनों को बराबर चीनी देगा? बिल्कुल बराबर देगा। आपने फर्क क्या किया, एन और यू की वैल्यू चेंज कर दी। आपने फर्क क्या किया कि आपके लिए तो एक्स था 5 केजी और मेरे लिए हो गया 5000 ग्राम। इट मीन्स ये कि अगर u की वैल्यू चेंज की जाएगी, अगर u की वैल्यू यानी यूनिट चेंज की जाएगी तो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये कि अगर u स्मॉल है, अगर u स्मॉल है, या फिर इसे ऐसे लिखो, अगर u स्मॉल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। यूनिट अगर छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। देखो यहाँ पे यूनिट छोटी है, ग्राम छोटी यूनिट है केजी से, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। अरे ये थोड़ी ना बोल सकते हो भैया 5000 केजी चीनी दे दो, बेवकूफ समझेगा दुकान वाला, इतना स्टॉक तो उसके पास भी नहीं होगा। तो आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां से एक टर्म निकल के आता है, एक नोट लिख लेना इस बात से कि हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू, हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू, लोअर विल बी द यूनिट, लोअर विल बी द यूनिट। यानी जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी ही छोटी आपकी यूनिट होगी। तो इट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। ये 18 से 20 मिनट की या जितनी भी मिनट की वीडियो है, इसमें हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत बेसिक्स कवर अप किया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डेफिनेशन बन सकती है या फिर पूछ लिया जा सकता है।
एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो आपको पूरा लिखना होगा। हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी। डिराइव्ड क्वांटिटी पूछा जा सकता है, यूनिट्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास 11th का पहला चैप्टर का पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। चीज़ें समझ आई तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस लॉकडाउन पीरियड में उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू। चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।